मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ योर यूट्यूब सीरीज़, जिसमें हम वीकली आपके जो एडिटोरियल्स हैं इन बोथ द न्यूज़पेपर्स, ठीक है, आपके 13 से लेकर, है ना, 13 से लेकर आपका 19 तक जो आपके 7 डेज होते हैं, सैटरडे टू फ्राइडे, उसको हम डिस्कस करेंगे, है ना। इस ड्यूरेशन में आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स रहे हैं आपके द हिंदू न्यूज़पेपर में एंड आपका द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में, उन्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इस इनिशिएटिव में मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देती हूँ कि हम एक एक करके लाइन टू लाइन सारी चीज़ों को नहीं देखेंगे एडिटोरियल में, हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को फिगर आउट करेंगे। जैसे कि अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड मिल गया है ना, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, कुछ अच्छे कंक्लूजन्स हमारे पास में आ गए हैं, उन्हें हम देखेंगे। प्लस आपका इस वीक में कोई बहुत ज़्यादा मेजर न्यूज़ आर्टिकल्स आपके नहीं रहे हैं, जैसे कि लास्ट वीक आपके रहे थे इन योर फर्स्ट वीडियो, एंड जैसे कि आपका इस वीक चल रखा है, जो कि अभी आपका मंडे से स्टार्ट हुआ है। आज की डेट में, मतलब आज मंडे में भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। तो दिस इज़ नॉट द केस विद योर 13 to 19 ऑफ दिसंबर का जो आपका वीक रहा है उस ड्यूरेशन में। एंड अपॉलॉजीज़ फ्रॉम द साइड ऑफ द टीम, आपकी जो वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें देयर वर सर्टन टेक्निकल ग्लिचेस, जिसकी वजह से हम जो है आपको दोबारा एक वीडियो सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है ना, दिस इज द इंडियन ओशियन एज क्रेडल ऑफ अ न्यू ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इसको डायरेक्ट कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं? रिलेटेड टू मैरीटाइम सिक्योरिटी, है ना। मैरीटाइम सिक्योरिटी, वी ऑल नो कि इंडियन ओशियन जो है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, वहाँ से 95% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड पासेस, ठीक है। एंड सो मेनी आइलैंड कंट्रीज आर देयर विच आर सराउंडिंग द इंडियन ओशियन। इसके रिगार्डिंग आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर आपने स्टैटिक पोर्शन में पूरा ही एक टॉपिक पढ़ा होगा, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, जो भी आप लेक्चर जहाँ से भी लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके जो ये एडिटर हैं ये कहते हैं कि इंडियन ओशियन जो है, अब तक इसको सिक्योरिटी के पर्पस से देखा जा रहा था। सिक्योरिटी के पर्पस से इन द सेंस स्पेसिफिकली थ्रू द लेंस ऑफ इंडो पैसिफिक, कि इंडो पैसिफिक रीजन में हमारा जो इंडियन ओशियन है, इट लाइज देयर, एंड बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल लोकेशन, बिकॉज ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक, वहाँ पर सिक्योरिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा था, ठीक है। बट ये रीजन जो है वो स्पेसिफिकली सिक्योरिटी के पर्पज से नहीं देखना चाहिए, बल्कि सिक्योरिटी थ्रू सस्टेनेबिलिटी शुड बी द मोटिव, है ना। अब आपका ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड अदर जियोपॉलिटिकल रीजंस, इंडियन ओशियन के रिगार्डिंग जो एटीट्यूड है इंडिया का एंड द एटीट्यूड ऑफ अदर लिटोरल कंट्रीज, वो थोड़ा बदलना चाहिए, है ना। अब कैसे बदलना है इसको और किस तरीके से पूरा पर्पस जो है वो कैरी आउट होगा, इसके बारे में आपके एडिटर ने बताया। इन्होंने बताया कि वे बैक इन 1970s एंड इन 1980s, ठीक है, जब यूएन क्लोज जो हैं देवर, जब वो नेगोशिएट हो रहे थे, तो उस टाइम पे इंडिया ने जो है वो स्टैंड लिया था स्मॉल, आपके जो पैसिफिक ओशियन में या फिर इंडियन ओशियन में जो स्मॉल आइलैंड नेशंस थे उनका। क्यों इनका स्टैंड हमने क्यों लिया था? क्योंकि इंडिया ने डिसाइड किया था कि वो ग्लोबल साउथ को या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनका स्टैंड लेगा। एंड दिस क्लियरली शोज कि इंडिया जो है इट स्टैंड्स फॉर एवरीबडी, है ना। इवन द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट वल्नरेबल स्टेट्स के साथ में भी इंडिया खड़ा होता है। और तब इन्होंने इंडियन ओशियन को या इंडियन ओशियन के सी बेड को कहा था कि इट इज़ अ कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। इन लाइंस को आपने एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना है अपने नोट्स में। कहाँ? मैरीटाइम सिक्योरिटी में। ये कहाँ पे यूज़ होगा आपका? या तो आप इसे इंट्रोडक्शन में यूज़ कर लीजिए या फिर उसे कंक्लूजन में यूज़ कर लीजिए, है ना। फिर देखना, इट वॉज अ रिमार्केबल मूवमेंट, अ लार्ज डेवलपिंग कंट्री अलाइनिंग इटसेल्फ विद आइलैंड नेशंस नॉट फॉर एडवांटेज बट फॉर फेयरनेस, ठीक है। इसको, इन लाइन्स को यूज़ करके आप इंडिया का जो जियोपॉलिटिकल स्टैंड होता है, जो ग्लोबल लेवल पे इमेज है ना, ठीक है, उसके रिगार्डिंग अगर आप इंडिया के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ भी लिखते हैं अपने ऐसे में, तो इन लाइंस को इंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया स्टैंड्स फॉर फेयरनेस, ठीक है ना। और इससे पहले अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे कोट बताई है जवाहरलाल नेहरू जी की। वो कोट है, विच एवर वे वी टर्न वी आर ड्रॉन टू द सीज, आवर फ्यूचर सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आर क्लोजली लिंक्ड विद द फ्रीडम एंड द रिसोर्सेज ऑफ द ओशियन। इन लाइन्स को, ये जो कोट है आपकी, इन लाइन्स को आपने एज इट इज नोट डाउन कर लेना है, ठीक है।
ये जो आपकी लाइन्स हैं ये कोड की फॉर्म में यूज़ हो जाएंगी, चाहे तो कंक्लूजन में कर लेना या फिर अपने इंट्रो में कर लेना। इंट्रो में कर लेना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। यही वो चीज़ें आपको जो न्यूज़पेपर से निकालनी होती हैं, है ना। इतना इन्होंने बताया। लेकिन अब इंडियन ओशियन के सामने देर आर सर्टन चैलेंजेस। ये चैलेंजेस आपने अपने स्टैटिक में भी पढ़े होंगे, इन्हें आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, एक बार बस सुन लो एक गो में। देखो, क्लाइमेट चेंज इज हीटिंग, है ना, एंड एसिडिफाइंग द सीज। आपका जो सी लेवल है दैट इज राइजिंग। इलीगल एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग स्ट्रिपिंग मरीन लाइफ फ्रॉम वाटर कॉलम, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे कुछ चैलेंजेस बताए हैं जो कि इंडियन ओशियन जो वो करेंटली फेस कर रहा है। क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने बताए? ओशियन की एसिडिफिकेशन, है ना, ओशियन की एसिडिफिकेशन। देन क्या बताया फिर उन्होंने बताया? राइजिंग सी लेवल, ठीक है, राइजिंग सी लेवल। फिर इन्होंने बताया IUU, है ना, इलीगल अनरेगुलेटेड फिशिंग, ठीक है। फिर आपका एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है, वो है कि ये इन सभी प्रॉब्लम्स को फर्दर एग्जिबिट करने वाली चीज़ क्या है? आपका क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने बताया, हालांकि ये कंप्लीट नहीं है अभी भी। स्टैटिक पोर्शन में आपने इंडियन ओशन के सामने या किसी भी ओशन के सामने कितने चैलेंजेस प्रेजेंट हैं ये काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा, है ना। इन्होंने यहाँ पे जस्ट एक ब्रीफ दिया है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया है कि इंडियन ओशियन इज होम टू 1/3 ऑफ द ह्यूमैनिटी, ठीक है, एंड इज ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल बेसिन्स ऑफ इंडिया। ये डेटा याद रखना, 1/3 ऑफ द ह्यूमैनिटी, ठीक है। ह्यूमैनिटी इन द सेंस बहुत सारी लिटोरल कंट्रीज आर देयर अराउंड द इंडियन ओशियन, बहुत सारे कोलर रीफ्स आर देयर, बहुत सारी मरीन लाइफ इज देयर, ठीक है। उस सेंस में इन्होंने इंपॉर्टेंस बताई है। फिर इन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं जो इंडियन ओशियन है वो आपका इंडियन ओशियन की तरफ जो अप्रोच है वो सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड रेजिलियंस पर बेस्ड होनी चाहिए। 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं आपको, ये आपके कंक्लूजन में काम आ जाएंगे, है ना, बॉडी में भी काम आ सकते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने एक ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी यहाँ पे बताई। इनकी जो ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी है उसके 3 कॉम्पोनेंट्स इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं। एक एक करके हम उन तीनों कॉम्पोनेंट्स को देखते हैं ब्रीफ में। पहला इन्होंने कहा स्टीवर्डशिप ऑफ द कॉमन्स, रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। कौन से हैं? स्टीवर्डशिप, ये इन्होंने इंडिया के लिए बताया है। देखो, इंडियन ओशियन जो है वो एक आपकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी कंट्रीज़ की, विच मतलब जो भी कंट्रीज आपकी पार्ट है इंडियन ओशियन का, है ना। अफ्रीकन कंट्रीज आपकी हो गई, मॉरिशियन हो गई, और ये आपकी क्या बोलते हैं, फिर आपका इधर ऑस्ट्रेलिया की कुछ कंट्रीज़ हो गई, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया के पास जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो हो गई, फिर आपका साउथ इंडोनेशिया हो गई, और ये जितनी भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं इन द इंडियन ओशियन सबकी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इसमें लीड रोल जो है वो इंडिया को लेने को कह रहे हैं ये एडिटर, ठीक है। स्टीवर्डशिप ऑफ द कॉमन्स, है ना। दूसरा इन्होंने बोला है रेजिलियंस, ठीक है। और तीसरा इन्होंने बोला है इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक। ये 3 चीज़ें क्लियर हुई, है ना। इन तीनों चीज़ों को जब अपने ऐसे में डालो तो किस तरीके से डालोगे? ऐसे एक डायग्राम बनाना इस तरीके से, ठीक है, और इसमें लिख देना ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी इंडियन ओशियन के लिए, है ना। और फिर ये तीनों जो है वो यहाँ पे फिक्स कर देना। छोटे से डायग्राम के थ्रू ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? फाइन। चलो अब हम एक एक करके देखते हैं। तो इन्होंने पहला कहा है इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू एसर्ट इंडियन ओशियन इज अ शेयर्ड स्पेस नॉट अ कंटेस्टेड वन। इन्होंने कहा है कि इंडिया को जो है प्रायोरिटाइज करना चाहिए इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन को, सस्टेनेबल फिशरीज को, है ना। इंडिया कैन सेट अ टोन फॉर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट रेदर देन कॉम्पिटिटिव एक्सप्लॉयटेशन। ये लाइंस भी एज इट इज नोट डाउन कर लेना, कहीं पे भी काम आ सकती हैं ये आपकी, ठीक है। ये आपकी मैरीटाइम सिक्योरिटी में काम आ जाएंगी, है ना। ये आपका क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, जो आपका क्लाइमेट फाइनेंस के रिगार्डिंग जो रिफ्ट है डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, वहाँ पे काम आ जाएगी, ठीक है। ये आप चाहो तो इसे फेडरलिज्म में भी यूज़ कर सकते हो। फेडरलिज्म में कैसे? सेंटर और स्टेट्स को, है ना, सेंटर को, स्टेट्स को लगता है कि नक्सलिज्म सेंटर की प्रॉब्लम है ना। तो कहीं ना कहीं अप्रोच क्या होनी चाहिए नक्सलिज्म की तरफ कि एक कोऑपरेटिव मैनेजमेंट होना चाहिए, है ना। वहाँ पे आप ये कॉम्पिटिटिव एक्सप्लॉयटेशन वर्ड लिखने की जगह पर कॉम्पिटिटिव अप्रोच वर्ड यूज़ कर सकते हो। एक्सप्लॉयटेशन वर्ड कट कर देना, अप्रोच लिख देना, ठीक है। तो ये नक्सलिज्म में भी एज इट इज काम आ जाएगा। तो ऐसे ही कुछ आपके ये इस टाइप के कीवर्ड्स जो होते हैं ये अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग तरीके से यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। इसको देख लेना, माइंस के रिगार्डिंग भी ये काम आ सकता है, ठीक है।
ऐसे वर्ड्स को नोट डाउन कर लेना है। दूसरा इन्होंने बोला है रेजिलियंस। एज द क्लाइमेट क्राइसिस इंटेंसिफाइज ओशियन नेशंस मस्ट फोकस ऑन एडेप्टेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, इंडिया कैन लीड बाय एस्टैब्लिशिंग अ रीजनल रेजिलियंस एंड ओशियन इनोवेशन हब। ठीक है, क्लाइमेट क्राइसिस जो हो रहा है जिसकी वजह से ओशियन एसिडिफिकेशन है, बायो डेड जोन्स क्रिएट हो रही हैं, है ना, ओवरऑल आपका ओशियन को जो हार्म है उसके अगेंस्ट उसे रेजिलियंट बनाना है। ठीक है, इसके लिए ओशियन इनोवेशन हब्स के मतलब किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इनका कहने का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। कैसे? ओशियन इनोवेशन हब्स बनाए जाएं रीजन में। ठीक है, इंडिया को लीड करना होगा, ये सब कोऑपरेशन चाहिए बाकी कंट्रीज से, दे विल कम टुगेदर, बट अल्टीमेटली लीड इंडिया ही करेगा। ठीक है, ये हो गया एक तो, है ना, ओशियन इनोवेशन हब। ठीक है, फिर आ गया आपका ये एक इन्होंने बोला है रीजनल रेजिलियंस एंड ओशियन, है ना, दिस इज समथिंग दैट स्ट्रेंथन्स ओशियन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग करे, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इसकी वजह से बने। ठीक है, और टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर हो स्मॉल आइलैंड नेशंस को, जैसे कि मालदीव्स आपका हो गया, है ना, मॉरिशियस आपका हो गया। ठीक है, और कौन से स्मॉल आइलैंड नेशंस है, बहुत सारे हैं पॉलिनेशिया में। ठीक है, तो उसको भी देखना है ना, इंक्लूसिव होकर चलना है। ठीक है, अफ्रीकन कोस्ट पर बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनको भी देखते हुए चलना है। ठीक है, इस टाइप की अप्रोच की बात करें। फिर ये कहते हैं देयर शुड बी एन इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि इंडियन ओशियन जो है वो प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल वाले प्रिंसिपल पे चले। ठीक है, ये कौन सी डॉक्ट्रिन में फॉलो होता है? इंडिया में जो सागर डॉक्ट्रिन है ना, उसमें भी ये प्रिंसिपल आपका फॉलो होता है, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल लिटोरल स्टेट्स। क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें? ग्रीन शिपिंग पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ग्रीन शिपिंग पे फोकस होना चाहिए, ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस होना चाहिए, सस्टेनेबल एक्वा कल्चर। ठीक है, तो ओवरऑल इन्होंने 3 चीज़ों की बात की है कि जो एग्जिस्टिंग, जो पहला पॉइंट है इनका स्टीवर्डशिप फॉर कॉमन्स, ये कहता है कि एग्जिस्टिंग को प्रोटेक्ट करो, जो है उसको कंजर्व करो, क्लाइमेट चेंज से बचाओ। दूसरा पॉइंट कहता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से इनोवेट करो ताकि क्लाइमेट के अगेंस्ट जो है, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट उसे रिजिलियंट बनाया जा सके और फॉरवर्ड लुकिंग मतलब आपकी ग्रीनर टेक्नोलॉजीज और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज बन सकें। फिर तीसरा कहता है कि जो रीजन है उसको ग्रोथ के लिए यूज किया जाए। ठीक है, कैसी ग्रोथ? ग्रीन ग्रोथ, है ना, ग्रीन ग्रोथ के लिए यूज करना है। ग्रीन शिपिंग, ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, फिर आपका क्या आ गया यहाँ पे? मरीन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी एक तरफ डेवलपमेंट और दूसरी तरफ सस्टेनेबिलिटी दोनों पे एम्फेसिस करती है। ठीक है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है। देन आपके एडिटर कहते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट काम को विदाउट प्रॉपर फंडिंग नहीं किया जा सकता। तो इस पे फंडिंग का जो एम्फेसिस है, इस पे जो फंडिंग का एम्फेसिस है वो 2 टाइप में देखने को मिला है। रिसेंटली आपका COP30 कंडक्ट हुआ था इन बेलम में, है ना, वहाँ पे आपका वन ओशियन पार्टनरशिप वॉज देयर। ठीक है, वन ओशियन पार्टनरशिप लॉन्च की गई थी जिसके अंडर इट इज़ प्रोमिस्ड या फिर कमिटमेंट हुई है टू मोबिलाइज $20 बिलियन जो आपका फॉर ओशियन एक्शन बाय 2030 अरेंज किया जाएगा। ठीक है, दैट द ओशियन लॉन्ग मार्जिनल इन क्लाइमेट फाइनेंस इज नाउ फॉर्मली ऑन द ग्लोबल एजेंडा। एक तो ये पॉइंट हो गया जिसके थ्रू फाइनेंस अरेंज होगा। दूसरा इन्होंने कहा है कि ओशियन ब्लू फंड जो है इंडिया के साथ जो बाकी रीजनल कंट्रीज है अराउंड द इंडियन ओशियन, दे कैन ऑल्सो क्रिएट अ सीड फंड। ठीक है, वो भी क्रिएट कर सकती हैं। इतना क्लियर हो गया? फाइन। फिर इन्होंने बोला है कि सिक्योरिटी थ्रू सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी इन द सेंस आपकी जो इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग जो हो रखी थी, कोरल रीफ डिग्रेडेशन आपका हो रखा था, इंटेंसिफाइंग स्टॉर्म सर्जेस जो कि क्या करते हैं, जो कि कोस्टल एरियाज में आपका जो स्टॉर्म वाटर है, जो सी वाटर है वो घुस जाता है, कोस्टल एग्रीकल्चरल फील्ड आपके डैमेज हो जाते हैं, वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है उसमें आपका सलाइन वाटर सीप होके उसकी भी क्वालिटी को डाउन कर देता है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपकी एनवायरनमेंट से या फिर क्लाइमेट क्राइसिस से एमर्ज होकर सोसाइटी को सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे इम्पैक्ट डाल रही हैं, वो नहीं होना चाहिए। रीजन जो है वो सस्टेनेबल बने। ठीक है, ये कहना चाहते हैं, है ना। एड्रेसिंग दीज थ्रेट्स रिक्वायर्स अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल नोशन ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी टूवर्ड सिक्योरिटी थ्रू सस्टेनेबिलिटी, जिसके बारे में इन्होंने सागर डॉक्ट्रिन का हाईलाइट या इंपॉर्टेंस मेंशन की है ना। फिर से देखो यहाँ पे एक और कोट है, ये वी सीक अ फ्यूचर फॉर द इंडियन ओशियन दैट लिव्स अप टू इट्स नेम एज अ जोन ऑफ पीस,
स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पे बताया कि इसके लिए और क्या हो सकता है, इंडियन नेवी कोलैब कर सकती है बाकी कंट्रीज़ की नेवीज़ के साथ में, इंडियन कोस्ट गार्ड कोलैब कर सकती है बाकी कंट्रीज़ की कोस्ट गार्ड्स के साथ में, है ना, अपने रिस्पेक्टिव डायमेंशंस में। कौन से डायमेंशंस हैं इनके, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम अवेयरनेस, डिजास्टर रिस्पॉन्स, इकोसिस्टम मॉनिटरिंग, है ना। ठीक है, क्या क्या काम होते हैं आपके फोर्सेस के, मॉनिटर करना, पेट्रोलिंग करना, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट करती हैं अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, डिजास्टर रिस्पॉन्स के टाइम पे प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करना, ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पे बताया है, फिर इन्होंने यहाँ पे यही कहा है कि इंडियाज जो अप्रोच है टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, इट शुड बी कोऑपरेटिव, कंसल्टेटिव एंड आउटकम ओरिएंटेड, CCO। ठीक है, इसको भी याद रखना, है ना। ये आपके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर लो और एज इट इज़ इनको अपने कंक्लूजन में कहीं पर बॉडी में कनेक्ट करने के लिए इन वर्ड्स को यूज़ किया जा सकता है ना। अब वो कैसे करना है आपको, ये आप अपने स्टैटिक पोर्शन में या जनरल प्रिपरेशन जो डेली बेसिस पर कर रहे हैं उसमें पढ़ रहे होंगे। ठीक है, फ्रॉम द इंडियन ओशियन फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ बातें कही हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे करके इंडिया की एक हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने बताई। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ और चीज़ें बताई हैं, जैसे कि आपका COP30 हमने देख लिया, वन ओशियन पार्टनरशिप। फिर इन्होंने बोला है कि अभी आपका जो BBNJ है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, जो आपकी हाई सीज ट्रीटी है, ठीक है ना, जो आपकी हाई सीज ट्रीटी है ना, इसके रिगार्डिंग नेगोशिएशंस चल रखे हैं, 2026 तक ये आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है टू प्रोटेक्ट द इंडियन ओशियन। ठीक है, BBNJ, है ना। इतना क्लियर हो गया, बस इन्होंने यहीं पे इतना ही कहा है। ठीक है, बाकी जो बातें हैं यहाँ पे, जैसे कि द चैलेंजेस आर क्लियर। अच्छा, इन्होंने इसमें कुछ चैलेंजेस भी बताया, थोड़ा इसे भी देख लो। टू मूव बियॉन्ड रेटोरिक, टू अलाइन विजन विद फाइनेंस, टू बिल्ड पार्टनरशिप दैट एंड्योर। ठीक है, बाकी ये जितना भी है ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, है ना, कि आपके ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स बनने चाहिए, ब्लू बॉन्ड्स बनने चाहिए, टू इंक्लूसिव मेरीटाइम टेक्नोलॉजी, फिर आपको मरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड केयरफुली गवर्नड ओशियन बेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। ठीक है, ये इन्होंने कुछ और सॉल्यूशंस दिए हैं, चाहो तो इन्हें भी नोट डाउन कर लो, अदरवाइज मोस्टली आपका इस एडिटोरियल में जो कुछ भी था वो हम कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, फाइन। चलो अगला अब हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम लाइसेंस राज टू जन विश्वास। देखो ये आपको अपने एंड से पढ़ना है तो इसको पढ़ लेना, ये उतना इम्पोर्टेंट आपका है नहीं। ठीक है, टू सेट आवर एंटरप्रेन्योर्स फ्री, क्योंकि इस एडिटोरियल में, है ना, न्यूज़ तो ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इस एडिटोरियल में स्पेसिफिकली आपका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, मतलब एज सच डायरेक्टली काम की बात नहीं निकल के आ पाई है ना। इसमें बस ये लोग यही बोलते हैं कि द प्रपोज्ड जन विश्वास सिद्धांत इज ट्रांसफॉर्मेशनल, ऑल लाइसेंसेस आउटसाइड द 4 एरियाज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट विल बी कन्वर्टेड टू परपेचुअल सेल्फ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बस एक बात बहुत अच्छी कही है, एवरीथिंग इज परमिटेड टिल प्रोहिबिटेड। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इन 4 डायमेंशंस के बाहर जो कुछ भी है उसके रिलेटेड जो भी आपके लाइसेंसेस हैं, है ना, उनको सेल्फ रजिस्ट्रेशन एंड सेल्फ रिन्यूअल की कैटेगरी में डाल दिया जाए। ईज ऑफ बिजनेस के लिए ये है। ठीक है, ईज ऑफ बिजनेस एंड कुछ और चीज़ें भी इसमें हैं। ठीक है, चलो तो इसको खुद से पढ़ लेना अगर पढ़ने की इच्छा, तो अदरवाइज ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, चलो बाकी का देखते हैं अब हम। ये देखो, ये है आपका शांति बिल से रिलेटेड। ठीक है, शांति बिल जो आपका है ये मोस्टली आपका एम्फेसिस करता है किस चीज़ पे, न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट पे। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। करेंटली अगर आप इंडिया का स्टेटस देखें तो इंडिया के पास में टोटल एनर्जी इंस्टॉलमेंट कितना है, 505 गीगावाट। इसमें से अराउंड 256 या 251 के अराउंड में आपका रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, जिसमें मेजर शेयर जो है आपका अराउंड 125 गीगावाट वो आपका किसका है, सोलर एनर्जी का। ये पूरा एनर्जी डिवीजन आपने एक पाई चार्ट के फॉर्म में अपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा होगा, ये मैं अज्यूम करके चल रही हूँ। ठीक है, देखो तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है इंडिया का जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है टोटल एनर्जी में,
वो आपका न्यूक्लियर एनर्जी का दैट इज़ जस्ट 3%, ठीक है, दैट इज़ जस्ट 3%, है ना, एज ऑफ 2024 एंड 25। और इंडिया का इट इज़ अ विजन, है ना, डिफरेंट आपका ग्रीन ग्रोथ का इनिशिएटिव जो इंडिया लेके चल रहा है, ठीक है, जो हम अपने पंच प्राण लेके चल रहे हैं, ठीक है, पंच प्राण आपने सुने होंगे, है ना, हम अपने जो पंच प्राण लेके चल रहे हैं इसके विदिन, तो मतलब इन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, इन गोल्स को फुलफिल करने के लिए इंडिया का एक और जो एक गोल सेट किया इंडिया ने, सब गोल, वो है कि 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी आपकी 2047 तक न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है वो बन के रेडी होनी चाहिए, ठीक है, 2047 याद रखना, 2030 नहीं, है ना। तो इस एक पर्टिकुलर गोल को फुलफिल करने के लिए शांति बिल आपका लाया गया है, ठीक है। इसमें एक और कंडीशन ये है कि बाय 2033 जितने भी हमारे पास में, है ना, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, वो मोस्टली या तो हमारे पास में फ़िलहाल आपका एट प्रेजेंट या तो यूएसए के हैं, जो आपका सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो रहा है वो, या फिर रशिया से हैं, रशिया से जैसे आपका कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, ठीक है, ये चीज़ें हैं। लेकिन 2033 तक एटलीस्ट 5 जो आपके स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, दे शुड बी इंडिजिनस, इंडिया के बनाए हुए होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो बिल है आपका, इसको मैं यहाँ पे सिंपली रीड कर देती हूँ, ठीक है, फिर बताऊंगी एक एक करके। इसमें आपका कहा गया, इन दिस पिक्चर द शांति बिल प्रपोजेस टू चेंज हु कैन लीगली बिल्ड एंड ऑपरेट सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज। ओनरशिप के रिगार्डिंग जो है इस बिल ने सर्टेन चेंजेस लाए हैं कि हु कैन बिल्ड एंड हु कैन ऑपरेट, by allowing the center to permit nuclear energy activities through licenses to government entities, joint ventures and any other company। ये 3 लोगों को ये दिया गया, कौन से हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज, ठीक है, जॉइंट वेंचर्स आपके, ठीक है, ये इसे बिल्ड एंड ऑपरेट कर सकते हैं। फिर आपका एनी अदर कंपनी, अब इस एनी अदर कंपनी की डेफिनेशन क्या है, इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, इसके रिगार्डिंग जो है ये आपका बिल में ही गिवन है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। शांति इंडिकेट्स दैट द इंटेंडेड न्यू क्लास ऑफ ऑपरेटर्स इज डोमेस्टिक प्राइवेट कैपिटल रेदर देन फॉरेन प्लांट ओनर्स। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे ये इंडिजिनाइजेशन की तरफ मूव करता है कि डोमेस्टिक प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा रहेगी। India being able to meet its 100 gigawatt target will indeed require large capital mobilization, allowing licensed non-government entities expand the roster of entities that can share the construction risk. Shanti also seeks to keep the most sensitive fuel cycle in state control while holding room for private participation in plant delivery, parts of supply chain, reducing scope of commercial entry to those segments most relevant to scale power generation and keeping फंक्शन सेंसिटिव टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन विद द स्टेट। देखो यहाँ पे इन्होंने सिंपली इतना कहा है कि न्यूक्लियर फ्यूल इज समथिंग जो कि बहुत ही सेंसिटिव एज इट किसी भी कंट्री का होता है, तो उसे गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा है। बट जो आपका न्यूक्लियर मॉड्यूल्स बनते हैं, है ना, न्यूक्लियर मॉड्यूल्स बनते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स आपके बनते हैं, इसके रिगार्डिंग जो सप्लाई चेन है इससे रिलेटेड, ठीक है, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स जो हैं, ठीक है ना, अलग अलग सेंसर्स जो आपके होते हैं, तो पूरी जो सप्लाई चेन है, जो सेंसर्स हैं आपके, ठीक है, वहाँ पर आपका कमर्शियल और प्राइवेटाइजेशन अलाउड है अकॉर्डिंग टू द एक्ट, है ना। और क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को पूरी तरीके से हार्नेस करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी नीडेड, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी नीडेड, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो डोर्स हैं वो ओपन रखे गए हैं, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है बस। The bill could also mitigate the legal ambiguity new entrants face by putting safety, enforcement and dispute resolution in the terms of participation in the same statute। ठीक है, ये सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये बिल जानना ज़रूरी था। इसके अलावा यहाँ पे ये जो एडिटर हैं ये बस इतना कहना चाहते हैं कि जो रिस्क होता है आपका रिलेटेड टू न्यूक्लियर फैसिलिटी, ये डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। The maximum operator liability for nuclear incident is this much. Center is liable for nuclear damage beyond operator's cap and can also assume full liability for non-government installation. These choices make investment risk easier to price but also ask whether the capped operator amount is adequate for victim and for environmental remediation। ठीक है, यहाँ पे जो एडिटर की प्रॉब्लम है वो ये है, वो कहते हैं कि 3000 करोड़ जो आपका है ना, इन केस अगर आपका कोई भी न्यूक्लियर फर्टिलिटी हो जाती है ना,
किसी भी रीज़न से आपकी न्यूक्लियर जो रेज हैं वो एनवायरनमेंट में निकल जाती हैं, या फिर कोई भी ऐसा डिज़ास्टर, न्यूक्लियर डिज़ास्टर आपका हो जाता है, रेडिएशन डिज़ास्टर, जिसकी वजह से जो अगल बगल में लोग रह रहे हैं, है ना, जो भी प्रेजेंट हैं, उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो कंपनसेशन आपका रखा है इन्होंने कितना, 3000 करोड़ पे। ऑपरेटर की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट का भी इसमें शेयर है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा है कि क्या ये इतना अमाउंट सफिशिएंट है, तो अल्टीमेटली ये कहना चाहते हैं अमाउंट को और बढ़ाओ, इधर थ्रू प्राइवेट पार्टिसिपेशन और थ्रू गवर्नमेंट, ठीक है। एक इन्होंने क्या दूसरी बात कही है कि शांति रिक्वायर्स ऑपरेटर्स टू मेंटेन मिनिमम इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी बट एग्जेम्प्ट्स द सेंट्रल्स न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, है ना। तो इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन लगाई है वो इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है वो नहीं दे रही है इन केस ऑफ एनी न्यूक्लियर फैटेलिटी, है ना। कोई भी प्रॉब्लम अगर हो जाती है, सिर्फ लोगों को ही नहीं, मान लो कि आप न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर रहे हो एंड इन केस आपने जो एक्सपेरिमेंट किया दैट फेल्स, तो उसके रिगार्डिंग इंश्योरेंस, ठीक है। ये जो इंश्योरेंस वाला मैटर है ये गवर्नमेंट ने अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के केस में इस बिल में नहीं रखा है, तो दैट क्लियरली लैक सम सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट के एंड से। बस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट ये था कि आपको ये जान लेना है कि बिल के प्रोविजंस क्या हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए, है ना। अब नेक्स्ट देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये कहता है द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज स्टूडेंट माइग्रेशन, ठीक है। इसको देखो, जो लेटेस्ट आपके इंडियन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका नंबर इन्होंने यहाँ पे बताया कि ये जो नंबर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। 2023 में 70 कंट्रीज़ में इंडिया के 13.2 लाख इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, 70 डिफरेंट कंट्रीज़ में, और मोस्टली इनमें से 40% जो है वो आपके यूएसए एंड कनाडा में पढ़ रहे हैं, फॉलोड बाय यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी, ठीक है, फाइन, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो माइग्रेशन है इनकी, है ना, पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स जो थे आपके वो फुल्ली फंडेड रहने की वजह से यूजुअली जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी वहाँ पे, एटलीस्ट जो आपकी, चलो लिविंग की कॉस्ट ना सही, एजुकेशन की कॉस्ट जो है वो स्टूडेंट के ऊपर से हट जाती थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो थे वो किसी भी टाइप के डेट में नहीं होते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है ये कि ऑलमोस्ट 75% ऑफ द स्टूडेंट्स, जो 13.2 लाख इन्होंने एक नंबर बताया है, इसमें से 75% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने लेवल पे, ठीक है, अपने साइड से फीस पे करके डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में फॉरेन कंट्रीज में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। अर्लियर क्या केस था कि जो आपके टॉप रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि आपका हार्वर्ड हो गया, जैसे आपका कैम्ब्रिज हो गया, है ना, स्टैनफोर्ड हो गया, ठीक है, इनमें ये जाया करते थे फुल्ली फंडेड बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैलेंट, ठीक है। अब क्या है कि वहाँ के कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी, वहाँ के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स एंड इन इंस्टीट्यूट्स दोनों में ही स्टूडेंट्स जा रहे हैं, एंड दैट टू आफ्टर बियरिंग द कंप्लीट एक्सपेंडिचर आउट ऑफ देयर पॉकेट, ठीक है। 75% के साथ यही केस है, यही डेटा इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। देखो, अच्छा, इसी के साथ साथ ना ये एक प्रॉब्लम होगी जो मैंने आपको बताई, ऐसे ही इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनाई है, तो एक एक करके हम नोट डाउन कर लेते हैं। पहली प्रॉब्लम आ रखी है आपकी फंडिंग की, है ना, और जो डेट बच्चों के ऊपर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मैनी ऑफ दी स्टूडेंट्स आर चैनल्ड इनटू लोअर टीयर इंस्टीट्यूशंस एंड वोकेशनल कॉलेजेस इनटू कोर्सेज ऑफ्टन अनरिलेटेड टू देयर एक्सपर्टीज विदाउट मच जॉब प्रोस्पेक्ट्स। अब इन्हें कुछ ऐसे लो टीयर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन दिया जा रहा है, या फिर ये कुछ ऐसे कॉलेजेस में चैनल हो जा रहे हैं। अब इन्हें क्या है, इन्हें प्रॉपरली आइडिया नहीं है कि वहाँ पर क्या हो रहा है ना। इंडिया में मैक्सिमम लोगों को लगता है कि दूसरी कंट्री में जाके पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो सोशल मोबिलिटी, है ना, और थर्ड वर्ल्ड का जो टैग उनके ऊपर लगा हुआ है उससे बच जाएंगे, ठीक है। बट उन्हें नहीं पता है कि अल्टीमेटली वो जा कहाँ रहे हैं, और जिस कोर्स में वो एनरोल हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा जॉब प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, और जो उनका एग्जिस्टिंग एक्सपर्टीज़ है, जो एग्जिस्टिंग उन्होंने, मान लो कोई बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फ़ॉरेन जाता है, तो जिस सब्जेक्ट में वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है ना, जो एक्सपर्टीज़, या फिर किसी के पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उस एक्सपर्टीज़ को जो है कैंसिल आउट कर दिया जाता है, ठीक है। एंड जो कोर्स उन्हें ऑफर किया जाता है वो बहुत ही अनरिलेटेड होता है उनकी एग्जिस्टिंग पढ़ाई के साथ में, और उसमें ज़्यादा जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी नहीं होते, है ना।
और ऐसा हो किस लिए रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो आपके लीगल एंटिटीज़ हैं इस एक पर्टिकुलर केस में वो बहुत ही ग्रे एरिया में ऑपरेट करती हैं, यानी कि चीज़ें क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है कि कहाँ पे किसको चैनल किया जा रहा है। और इस चीज़ पे आपकी जो होस्ट कंट्रीज़ हैं जैसे यूके हो गई, यूएसए हो गई, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज भी नहीं बनाती है। क्यों? क्योंकि दे अर्न लॉट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दी स्टूडेंट्स, है ना। लॉट ऑफ रेवेन्यू इन द सेंस, देखो 4 लाख इंडियन स्टूडेंट्स ने इन 2024 यूएस में ऑलमोस्ट 7 बिलियन टू 8 बिलियन डॉलर्स स्पेंड किए हैं यूएस में एनुअली ऑन ट्यूशन, हाउसिंग एंड लिविंग कॉस्ट, सस्टेनिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड लोकल इकोनॉमीज। वहाँ की इकोनॉमी में दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग। तो वो क्यों लेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल? तो करना क्या चाहिए? करना चाहिए इस चीज़ में जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो इंडिया को लेने चाहिए, ठीक है ना। और इसी टाइप की प्रॉब्लम्स की वजह से इन स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेजेस में, लेस क्रेडिबल प्राइवेट कॉलेजेस में डाल दिया जाता है, प्राइमरीली बाय कमीशंस एंड प्रॉफिट से ड्रिवन जो कॉलेजेस हैं, ठीक है। आउटकम होता है कि डी स्किलिंग हो जाती है ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाती है विद मेनी ग्रेजुएट्स अनेबल टू ट्रांजिशन इनटू स्किल्ड वर्क, ठीक है। फिर कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ओनली 1 in 4 इंडियन पोस्ट ग्रेजुएट इन यूके सिक्योर्स अ स्पॉन्सर्ड स्किल्ड वीज़ा, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ केरला का एक नंबर बताया है। इसी नंबर में इन्होंने बोला है कि इंडिया के रिगार्डिंग हम इतना प्राउड फील करते हैं कि इंडिया जो है वो हाईएस्ट रेमिटांस लेता है, ऑलमोस्ट आपका 120 बिलियन डॉलर के अप्रॉक्स में, ठीक है। इतना रेमिटांस इंडिया में इनवर्ड है, आता है। इसका 20% जो है ना वो रिवर्स रेमिटांस में चला जाता है। ये जो नंबर है ना आपका 7 to 8 बिलियन डॉलर्स, ये सिर्फ यूएस का बताया है इन्होंने, है ना। बाकी कंट्रीज़ का अगर हम इसे देख लें तो दिस इज़ अराउंड कितना, 20 बिलियन डॉलर, सबका मिला दिया जाए तो टोटल जितने भी स्टूडेंट्स ये गए हैं, ठीक है। तो 20% आपका रिवर्स रेमिटांस में चला जा रहा है। और इससे स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है? स्टूडेंट्स जितनी भी उनकी एजुकेशन है उसको सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो एजुकेशन लोन, फैमिली की प्रॉपर्टी को गिरवी रख के, बेच के, विद द होप ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड हायर वेजेस दैट वुड रीपे डेट एंड इनेबल हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जो जर्नी है इट एंड्स इन अंडर एम्प्लॉयमेंट और फोर्स्ड रिटर्न, अ फिनोमिनन दैट इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइब एज रिवर्स रेमिटेंस, ठीक है। ऐसा यूजुअली होता है ना। और फीस जो है इन बच्चों ने कितना बर्डन उठा रहे हैं, ऑलमोस्ट 40 से 50 लाख, 1-1 करोड़ तक जो है इनका फाइनेंशियल बर्डन है, जिसकी वजह से इनके मेंटल स्ट्रेन्स, फाइनेंशियल स्ट्रेन, फिजिकल स्ट्रेन, ठीक है, ये सब हो जाता है। और अनस्किल्ड या अंडर एम्प्लॉयड रहने की वजह से दे सेटल फॉर, और क्या इम्पैक्ट आ रहा है इसका? दे सेटल फॉर लो वेज अनस्किल्ड जॉब्स के लिए दे हैव टू सेटल। दे ऑफ्टन जगल between part-time jobs, sometimes undocumented, to work longer hours and they face exploitation। फिर और ऐसा हो क्यों रहा है? restrictive visa rules, limited post-study employment options and a lack of placement support from low-ranked colleges exacerbate this downward mobility, ठीक है। visa restrictions are there, ऑब्वियसली है ही, क्योंकि बाकी कंट्रीज जो हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स को ही अलाउ करेंगी। अभी आपने ट्रंप का केस देखा, ठीक है। लिमिटेड पोस्ट स्टडी एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस इंडियंस के लिए लिमिटेड हैं, जैसे उनके लिए लिमिटेड नहीं है। बाकी कंट्रीज में जॉब्स आर टू मैनी उनके सिटीजन्स के लिए। जैसे आप स्वीडन में देखेंगे तो स्वीडिश एक्सपीरियंस करके एक चीज़ होती है कि वहीं का 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस जो होता है आपका, वो वहाँ पे आपके जॉब एक्सपीरियंस में काउंट होगा। अदरवाइज आपको बेस लेवल से, है ना, जो लोएस्ट पे लेवल है वहीं से शुरू करना पड़ेगा। इंडिया का वर्क एक्सपीरियंस वहाँ पे काम नहीं आता, जिसकी वजह से डी स्किलिंग हो जाती है, लोग अंडर एम्प्लॉयड रह जाते हैं इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? यूजुअली इस प्रॉब्लम को अगर ये लोग इन डिटेल देखें तो इसके कुछ रीजंस हैं। इन्होंने यहाँ पर रीजन कहा गया अ परसीव्ड लैक ऑफ क्वालिटी इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड एन इनएबिलिटी टू फाइंड वेल पेड डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट। ये 2 रीजन तो हमें मिल गए यहीं पे ही, कि एक तो हमारी जो डोमेस्टिक एजुकेशन है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जो एजुकेशन दी जा रही है उसका इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री की जो डिमांड है, ठीक है, उसके साथ बहुत ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं होता, तो लो क्वालिटी। दूसरा, वेल पेड एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस जो है इंडिया में अवेलेबल नहीं है ना। इंडिया में कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपस सेट कर रही हैं, जैसे कि आपने डीकन यूनिवर्सिटी सुनी होगी, यूके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर एनरोलमेंट जो है वो बहुत कम है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये है कि 2 रीज़न तो हमें ये मिल गए इस टाइप के इतने बड़े माइग्रेशन पैटर्न के।
थर्ड रीज़न है कि लोगों को परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यूएसए में, कनाडा में। जब लोगों को परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है, दे सेलिब्रेट इट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्हें क्या चाहिए, सोशल मोबिलिटी, ठीक है। ये वर्ड्स याद रखना, दे वांट सोशल मोबिलिटी, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर आता है आपका एंड एन एस्केप फ्रॉम अ थर्ड वर्ल्ड आइडेंटिटी, कि हम इंडिया जैसे गरीब देश से बिलोंग नहीं करते हैं। इससे क्या हो रहा है कि इंडिया की जो पढ़ी लिखी, है ना, प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, है ना, ये भी एक मियर माइग्रेंट लेबर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। जस्ट लाइक द गल्फ कंट्रीज, जैसे गल्फ कंट्रीज में इंडिया की लेबर जाती है ना ऑयल वेल्स में काम करने के लिए, उसी वे में ये हो रहा है। दिस रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स माइग्रेशन एक्सपोजेस डीप सिस्टमिक कॉन्ट्रडिक्शंस बिटवीन एस्पिरेशन एंड आउटकम, between opportunity and exploitation, resulting in a phenomenon that can be described as brain waste. It calls for a stronger regulation of education agents, pre-departure counseling, bilateral framework to ensure institutional accountability abroad. ये इन्होंने कुछ solutions दी हैं। क्या क्या included इन solutions में? देखो इन्होंने यहाँ पे क्या क्या बताया। सबसे पहला तो एजुकेशन की क्वालिटी इंडिया में बढ़ानी चाहिए, और जो आपके एजुकेशन एजेंट्स हैं जो बच्चों को लेके जैसे आपने पंजाब में देखा होगा आईलेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता है उधर, है ना, तो दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। उनका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो ग्रे जोन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर प्री डिपार्चर काउंसलिंग बच्चे की होनी चाहिए, उसको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उसको कहाँ पर जाना है, किस टाइप का कोर्स उसको ऑफर किया जाएगा, उस कोर्स से फिर वो क्या स्किल्स एक्वायर करेगा और उससे किस टाइप की जॉब उसे मिलेगी, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फर्दर हैं। और फिर एक बायलेटरल फ्रेमवर्क जिस कंट्री में भी जा रहे हैं या फिर जो मेजर डेस्टिनेशंस हैं इंडियन स्टूडेंट्स के, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को, जैसे कि लेबर मोबिलिटी अग्रीमेंट अभी अभी हमने रशिया के साथ साइन किया अभी 23rd समिट पे, है ना। तो इस टाइप के समिट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है, लेकिन वो लेबर मोबिलिटी पे है, स्टूडेंट मोबिलिटी पे अभी तक कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। तो मतलब प्रोविजंस आर डेफिनेटली देयर बट स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस आर नीडेड, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, ये है आपका एक केस स्टडी, है ना, दिस इज अ केस स्टडी। किसका केस स्टडी है ये केस स्टडी है आपका तमिलनाडु का, ठीक है ना। तमिलनाडु का केस स्टडी है आपका है, ठीक है। ग्लोबली मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन सिस्टम्स हैव बिकम सेंट्रल टू क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। कोई भी कंट्री या विद इन द कंट्री, कोई भी बिजनेस ग्रुप, कोई भी सिटीजन्स, कोई भी आपका स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, क्लाइमेट के रिगार्डिंग उनके क्या एफर्ट्स रहे हैं, उनके एफर्ट्स को मॉनिटर किया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। एफर्ट को ही नहीं, वो भी जब कोई एफर्ट बना रहे हैं तो पहले प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद कोई एफर्ट बनाएंगे। तो ये आपका एमआरवी जो है वो एक प्रिंसिपल है, या फिर आप इन कीवर्ड्स को याद रखिएगा एज इट इज़ यूज़ करने आपको ऐसे में, हैव बिकम सेंट्रल टू क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। और फिर आपका अभी COP 30 में, है ना, जो आपका ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर जो है ये हाईलाइट में आया था, टू हाईलाइट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, टू ट्रैक द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, है ना, कि उन्होंने क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन की तरफ क्या एफर्ट्स डाले, ठीक है। और इंडिया इस डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली अलाइन भी करता है, ठीक है। इंडिया जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस के लिए भी बैक टू बैक एडवोकेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन परेशानी क्या है, परेशानी ये है कि अभी भी इंडिया में जो क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं, अभी भी जो हमारी इंडिया में क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, दे आर मोस्टली ड्रिवन, मतलब किस चीज़ पर बेस्ड है, क्या सोच के पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। देखो रिमोट सेंसिंग से जो डेटा मिलता है, कोई भी पॉलिसी बनेगी वो, है ना, ये डेटा ड्रिवन पॉलिसीज़ आपकी होती हैं। लेकिन डेटा किस बेसिस पर, सोर्स क्या है, सोर्स है आपका रिमोट सेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा सेट जो है, एक्सटर्नल एक्सपर्टीज, कभी कभी जाके देख लिए, लिविंग लिटिल रूम फॉर कम्युनिटी जनरेट इनसाइट्स, ठीक है। यानी कि आपका डेली बेसिस पे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ऑन फील्ड, उस पर बेस्ड हमारी क्लाइमेट पॉलिसीज़ नहीं है। कभी कभी मतलब आपकी रिमोट सेंसिंग हो गई, टेक्नोलॉजी से कुछ लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा सेट जो पड़ा हुआ है वो, आपका कोई एक्सटर्नल मतलब एक्सपर्ट जो है वो फील्ड विजिट पर चला गया, उन चीज़ों के बेसिस पे आपका पॉलिसीज़ जो है वो फ्रेम हो रही हैं। तो एडिटर आपकी कहती हैं
कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एंड दैट इनिशिएटिव इज कि कम्युनिटी जो फील्ड करती है ऑन फील्ड ऑन डेली बेसिस उस डेटा को, ठीक है, और उनके इन्वॉल्वमेंट को और उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है, जो उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हमारी क्लाइमेट पॉलिसीज में इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। इसमें इन्होंने बताया है कि फार्मर्स जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं तमिलनाडु में दैट द रेन कोलैप्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, इंटेंस बर्स्ट होते हैं, देयर हैज़ बीन इंक्रीज्ड इंस्टांसेस ऑफ हीट वेव्स, ठीक है। फिर सैलिनिटी जो है आपकी ओशियन, जो आपका सी वाटर है वो इनवर्ट मूव कर रहा है, जो कि उनके फील्ड्स को, उनके वाटर को डैमेज करता है। शिफ्टिंग टाइडिंग पैटर्न्स, जो कि फिश कैच करने में प्रॉब्लम करता है। और नीलगिरीस में जो है लो लेवल्स ऑफ मॉइस्चर जो है वो रिपोर्ट हुआ है, जिसकी वजह से इरेटिक फ्लावरिंग साइकिल्स, जो स्पीशीज हैं, जो प्लांट्स वहाँ पे हैं प्रेजेंट, उनका जो फ्लावरिंग साइकिल है वो ऑल्टर हो रहा है, ठीक है। तो ये है वो प्रॉब्लम्स जो कि ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल रही है। दीज आर वेरी स्मॉल प्रॉब्लम्स, ऐसा ये कह रही है अदर, इनका मतलब मानना है कि फिलहाल ये स्मॉल स्केल पे हैं, लेकिन यही एक्चुअल आपके जो हैं सिग्नल्स हैं क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के, ठीक है। इन्हीं को जो है वो पॉलिसी मेकिंग में इंटीग्रेट करना चाहिए, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। प्लस इन्होंने कहा है, इसी को ये कहती हैं CBMRV, कम्युनिटी, CB का मतलब है यहाँ पे कम्युनिटी, तो CBMRV, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने कहा है। अब देखो, है ना, CBMRV वॉज क्रिएटेड टू चेंज एग्जैक्टली दैट, इट इनेबल्स विलेजेस टू जनरेट सिस्टमैटिक साइंस रेडी एनवायरमेंटल डेटा। अब विलेजेस जो हैं लोकल लेवल पे, इससे क्या होता है, इससे आपका एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम भी दिखाई देता है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू के साथ भी एडर कर रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड आपका कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच आपकी यहाँ पे हो रही है ना। साइंस रेडी एनवायरमेंटल डेटा, एक तो डेटा हम कम्युनिटी बेसिस पे लेंगे, प्लस इट वीव्स द ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज विद फील्ड बेस्ड मॉनिटरिंग ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी, फिश कैच, क्रॉपिंग पैटर्न्स, लाइवलीहुड एंड इवन कार्बन स्टॉक एंड एमिशन, ठीक है। वहाँ के जो ट्राइब्स की, जो लोकल कम्युनिटीज़ की लोकल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज, उसको भी इंटीग्रेट किया जाएगा। दिस एविडेंस इज इंटीग्रेटेड इनटू डिजिटल डैशबोर्ड दैट इन्फॉर्म्स डिसीजन मेकिंग अक्रॉस विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट लेवल, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। फिर इसी के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे केस स्टडीज़ बताती हैं। अल्टीमेटली ये कहती हैं यहाँ पर लास्ट में देखो कि ये जो डेटा है आपका, ये तीनों ही लेवल्स पे बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और ये जो अप्रोच है कि इनकी नॉलेज को भी इंटीग्रेट करना है और जो इनकी फील्ड ऑब्जर्वेशन है उसको भी इंटीग्रेट करना है, उसका फ़ायदा ये है कि ये आपका पंचायत लेवल पे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा। अकॉर्डिंगली क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लान्स विल बी देयर, सच एज क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेस, स्ट्रेंथनिंग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन डिसीजंस एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। इन चीज़ों को आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन क्योंकि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, है ना। एट द ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल फिर क्या होगा, आपके वाटरशेड डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, है ना, एग्रीकल्चरल एडवाइजरीज होती हैं, फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है, वो सभी इसी डेटा के बेसिस पे अकॉर्डिंगली, ठीक है, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन दोनों पे एम्फेसिस आएगा। स्टेट लेवल पे देखा जाए तो आपका क्लाइमेट ट्रैकर हो गया, है ना, ग्रीन तमिलनाडु मिशन हो गया, कोस्टल एडेप्टेशन प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है, फिर आपके क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट पाथवेज हो गए जैसे तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, ठीक है, चाहे वो आपका फंडिंग सपोर्ट हो गया, है ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंगली वर्क करेंगी। तो इन्होंने कहा है कि ये जो आपकी कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है, इसको इन्होंने कहा परमानेंट ग्रीन वर्कफोर्स, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है इसमें जानने के लिए, है ना। चलो अब आता है आपका नेक्स्ट आर्टिकल विच इज मैरिटल रेप एक्सेप्शन इन क्रिमिनल लॉ इज अ कॉलोनियल रिलिक, इट नीड्स टू गो, ठीक है। ये हैं आपके शशि थरूर सर। इस टॉपिक पे आपका एग्जाम हॉल में मोस्टली आर्ग्यूमेंट आने का चांस है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर आपका आ सकता है। और ये कोई न्यू टॉपिक नहीं है आपका, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप जो है, दिस वाज नॉट समथिंग न्यू, ये आपने स्टैटिक पोर्शन में भी पढ़ा होगा, ठीक है। इट इज़ जस्ट दैट कि अगर किसी बच्चे ने स्टैटिक पोर्शन में नहीं पढ़ा है या फिर उसको लगता है कि उसके पास पॉइंट्स कम हैं, तो दैट पर्सन कैन कम एंड रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। अदरवाइज किसी को लगता है कि उसके पास एप्ट नॉलेज ऑलरेडी है इसके रिगार्डिंग,
तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा इस तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो। वैसे तो आपका मैरिटल रेप जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरे के पूरे टॉपिक को आई एम नॉट गोइंग टू टीच है, ठीक है, वो आप अपने स्टार्टिंग में खुद पढ़ेंगे। मेरा कंसर्न मोस्टली आपको यहाँ पे ये बताना है कि इस एक स्पेसिफिक आर्टिकल में इसके रिगार्डिंग क्या क्या है। तो देखो, इस एक स्पेसिफिक आर्टिकल में आपका मोस्टली जो है, अगर हम एक आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में इस आर्टिकल को देखें तो आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स बनेंगे इन फेवर कि क्यों मैरिटल रेप जो है वो क्रिमिनलाइज होना चाहिए, कुछ आर्टिकल बनेंगे अगेंस्ट में कि क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। तो मोस्टली इसमें क्या होगा आपके साथ में कि आपके पास में यहाँ तो मतलब आप ये समझ लो कि 6 to 7 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे फेवर में कि क्यों क्रिमिनलाइज करना है, लेकिन क्यों नहीं करना है मैं आप कहीं ना कहीं आपको पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े से कम पड़ेंगे, है ना। तो वहाँ पे बट फिर भी आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट्स तो उधर भी रखने हैं ना, ठीक है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे कि हम पॉइंट्स कितने निकाल पाते हैं इस आर्टिकल में से। बाकी जो भी पॉइंट्स हैं आपके इसके रिगार्डिंग केस स्टडीज़ हैं और कोई एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, कोई आपको और पॉइंट आता है तो वो फिर कोट वगैरह आप अपने एंड से अपने स्टैटिक पोर्शन में देखिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमें कुछ कीवर्ड्स कुछ कीवर्ड्स इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किए, इन कीवर्ड्स को एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना। देखो, द फाउंडेशनल प्रोमिस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी rests on the commitment to equality, dignity, individual agency, privacy and bodily autonomy। ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, और जब अगर इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई ऐसे आ जाता है तो इस तरीके से एक छोटा सा बॉक्स बनाना, ठीक है, कोई भी, है ना, उसमें लिख देना कि ये कुछ वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमारे माइंड में या हमारे पॉलिसी मेकर्स के माइंड में रहने चाहिए वाइल क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप, जैसे कि इक्वालिटी, ठीक है, दूसरा इंडिविजुअल एजेंसी, है ना, फिर डिग्निटी ऑफ अ वुमेन, ठीक है, प्राइवेसी, और एक और कौन सा है आपका, बॉडीली ऑटोनॉमी, ठीक है। ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि एक सेंटेंस में नहीं, अलग से साइड में, ऐसे में बीच में, पेज के बीच में बड़ा सा डायग्राम नहीं, साइड में छोटे से डायग्राम में इन वर्ड्स को लिख दिया करो। ऐसे आता है तो आर्ग्यूमेंट में आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, आर्ग्यूमेंट में तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में आप एक सब हेडिंग डालेंगे, उसमें इन पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, आर्ग्यूमेंट में डायग्राम आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे में ये वर्ड्स जो हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, है ना। इतना क्लियर हो गया पेपर में कैसे यूज होगा, ठीक है। इनको याद रखना। फिर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इट प्रोवाइड्स फॉर दीज काइंड ऑफ राइट्स, ठीक है, ये सारे वर्ड्स वहीं से हैं। एट प्रेजेंट जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसने स्टिल जो है हस्बैंड्स को एग्जेम्प्ट कर रखा है फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल, मतलब क्रिमिनल केस से बचा रखा है ना। सिविल ऑफेंस तो है ही आपका मैरिटल रेप, ठीक है, सिविल ऑफेंस है वो, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस में उसको काउंट नहीं कर रखा है अगर विमेन जो है 18 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा नहीं है। तो अगर वो 18 ईयर्स ऑफ एज से कम है तो उसके ऊपर फिर क्या लग जाता है, फिर तो पॉक्सो जो आपका है, ठीक है, ये लग ही जाता है आपका, है ना। तो ये आपके कुछ प्रोविजंस हैं जो कि लग जाते हैं क्रिमिनल टेंडेंसी पे माइनर के केस में। बट अगर वो एडल्ट है तो फिर उसको क्रिमिनलाइज करके जो रेप के लिए प्रोविजंस होते हैं वो मैरिटल रेप पे अप्लाई नहीं होते हैं इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में पॉइंट्स क्या देखोगे, इन्होंने सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे बोला है, 2 पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे बोले हैं, अ स्टबबॉर्न रेमिनेंट ऑफ कॉलोनियल एरा पेट्रियार्कल माइंडसेट दैट व्यू अ वाइफ एज हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, इट इज लीगल एंड मॉरल फेलिंग दैट वी मस्ट रेक्टिफाई, ठीक है। पहला पॉइंट आपका बनेगा क्यों इसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये आपका एक कॉलोनियल एरा का प्रोविजन है, इसे करेंट इंडियन डेमोक्रेसी की नीड्स के अकॉर्डिंग, है ना, करेंट जो हमारी डेमोक्रेसी है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इज कि ये पैट्रियार्कल माइंडसेट को सपोर्ट करता है ना, पैट्रियार्कल माइंडसेट को सपोर्ट करता है, एंड इट एम्फसाइजेस, इट रीइंफोर्सेस द फैक्ट कि विमेन जो है या फिर एक वाइफ जो है दैट इज अ हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, ठीक है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी, उसको वो मतलब कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जो है रीइंफोर्स करता है। और फिर बोलता है कि द लीगल एंड द मॉरल फेलिंग, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लीगल एंड अ मॉरल फेलिंग ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑन द पार्ट ऑफ द इंडियन पॉलिसी मेकर्स, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपके यहाँ से निकला है, ठीक है।
अब इन्होंने यहाँ पे फर्दर बोला है कि मैरिटल रेप में देयर वर नेसेसिटी टू कंसेंट डायरेक्टली अंडर, हाँ ये देखो, दिस इज अगेंस्ट, तीसरा पॉइंट आपका यहाँ से बनेगा, दिस इज अगेंस्ट द बॉडीली ऑटोनॉमी, जो पॉइंट्स अभी हमने देखे, बॉडीली ऑटोनॉमी, कंसेंट, ठीक है, बॉडीली ऑटोनॉमी एंड कंसेंट ऑफ अ विमेन, जो कि उनके आर्टिकल 21, ठीक है, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, आर्टिकल 21 है ना, राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ के विद इन जो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू कंसेंट आता है, ठीक है, उसको ब्रीच करता है। ठीक है, कितने पॉइंट्स बन गए टोटल हमारे पास में? 3 पॉइंट्स हमने यहाँ से बना लिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, कुछ डेटा इसमें से याद रखना है, जैसे कि इन्होंने एनएफएचएस की रिपोर्ट का यूज़ किया है। एनएफएचएस की रिपोर्ट को यूज़ करते हुए इन्होंने कहा है कि 83% ऑफ द केसेस होते हैं जो वायलेंस के, सेक्सुअल वायलेंस के केसेस होते हैं अगेंस्ट वुमेन बिटवीन दिस एज टू 18 to 49 की एज ग्रुप के बीच में, दे आर कमिटेड बाय देयर हस्बैंड। ठीक है, दे आर कमिटेड बाय देयर हस्बैंड। इस टाइप के पॉइंट्स को आपको इंक्लूड करना है, ये डेटा आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, द परवेसिव नेचर ऑफ सेक्सुअल वायलेंस विद इन मैरिजेस हाईलाइट्स द इनएडिक्वेसी ऑफ आवर लीगल सिस्टम। ठीक है, और इस टाइप के, है ना, जो आपका कितने पॉइंट्स बन गए? 4 बन गए हमारे, है ना। 5th पॉइंट आपका बनेगा कि इस टाइप के प्रोविजंस, है ना, मैरिटल रेप का क्रिमिनलाइज ना होना कहीं ना कहीं विमेन की जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है, ठीक है, उसको जो डैमेज हो रहा है, उनकी डिग्निटी को जो डैमेज हो रहा है, उसके लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भी इसका क्रिमिनलाइज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी ऑफ्टन सेपरेटेड हस्बैंड्स कम बाय टू असर्ट देयर कॉन्जुगल राइट्स बाय फोर्स। फॉर टू मैनी विमेन होम इज नॉट अ सेंचुरी बट अ स्पेस ऑफ पोटेंशियल वायलेंस लीगली सैंक्शन्ड बाय अ पेट्रियार्कल स्टैट्यूट। ठीक है, फिर आप क्या बोलोगे? फिर आप यहाँ पे एक ये अपने कंक्लूजन में यूज़ करना कि जस्टिस वर्मा कमेटी जो है रिपोर्ट 2013 में, जो कि दिल्ली गैंगरेप केस में आई थी, है ना, दिल्ली गैंगरेप केस में, उसके बाद ये कमेटी थी जो कि थी जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2013 की। ठीक है, इसको अपने कंक्लूजन में यूज़ करना, एंड वहाँ पे आपको ये बताना है कि इस कमेटी ने भी ये सजेस्ट किया था, ये कमेटी नोट डाउन कर लेना, इस कमेटी ने भी ये सजेस्ट किया था कि मैरिटल रेप जो है वो क्रिमिनलाइज होना चाहिए, जो रेप के प्रोविजंस है वो मैरिटल रेप पे भी एक्सटेंड होने चाहिए। ठीक है, द कमिटी रिकॉग्नाइज द इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन इन अ लॉ दैट एम्स टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस येट क्रिएट्स अ लूपहोल फॉर द मोस्ट फ्रीक्वेंट परपेट्रेटर्स देयर हस्बैंड्स। ठीक है, 6th पॉइंट आपका इसमें ये बन जाएगा कि ये कहीं ना कहीं इंडिया की जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ अलाइनमेंट होनी चाहिए उसके अगेंस्ट है। बाकी कंट्रीज में, है ना, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे मैरिटल रेप इज क्रिमिनलाइज्ड, और इंडिया जो है इट इज़ अ सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो ये इंडिया के इस नेचर को कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो इसकी वजह से भी ये होना चाहिए। ठीक है, ऐसा इन्होंने इसमें कहा है। ठीक है, फिर इन्होंने फर्दर यहाँ पे कहा द कंटिन्यूड एक्सेप्शन फॉर मैरिज मैरिटल रेप is in direct violation of this commitment. Article 253 of the Constitution empowers state to legislate in alignment with international conventions, and Article 51 enjoins the state to respect international law. ठीक है, these constitutional provisions clearly mandate the removal of marital rape exception to uphold both domestic and international commitments to human rights. ठीक है, लेकिन अब आपके पास कुछ पॉइंट्स आएंगे अगेंस्ट वाले। ठीक है, अगेंस्ट में ये कहते हैं कि अगर क्रिमिनलाइज कर दिया तो दिस विल गो अगेंस्ट द सेंटिटी ऑफ मैरिज, है ना, सेंटिटी ऑफ मैरिज के ये अगेंस्ट जाएगा। ये आपका एक एक्सप्लेनेशन है जो बार बार सरकार कहती है कि मैरिज इज अ सेक्रेड बॉन्ड। ठीक है ना। फिर इसके बाद इन्होंने सेकंड पॉइंट यहाँ पे एक और बताया है, जो एक और मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट दिया जाता है कि क्यों इसको फर्दर क्रिमिनलाइज करना नहीं चाहिए। उसका रीज़न ये है कि एविडेंस कलेक्शन वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज जो भी हो रहा है दैट इज हैपनिंग इनसाइड द हाउस, है ना, दैट इज हैपनिंग इनसाइड अ रूम। ठीक है, तो एविडेंस कलेक्शन वुड बी डिफिकल्ट। तीसरा पॉइंट कुछ लोग ये कहते हैं, है ना, कुछ आपके पार्लियामेंटेरियंस, गवर्नमेंट के कुछ मेंबर्स, वो ये कहते हैं कि जो आपका मिसयूज़ होगा, है ना, मिसयूज़ होगा, अगर क्रिमिनलाइज कर दिया तो मिसयूज़ के केसेस विल बी रियली हाई।
लेकिन आपके एडिटर कहते हैं कि अगर ये एक प्रॉब्लम है कि मिसयूज हो सकता है, तो फिर इस हिसाब से तो इंडिया में कोई भी लॉ, है ना, कोई भी लॉ आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर लॉ का मिसयूज होता है। यही इन्होंने यहाँ पे कहा है। Concerns are often raised that criminalizing marital rape will lead to misuse of law, creating a new avenue for vengeful wives to file false cases. ठीक है, while the potential for misuse in any law cannot be entirely dismissed, it cannot be a justification for denying justice and safety to genuine victims. If we accept the possibility of misuse as a reason not to legislate, then no law protecting women from domestic violence to dowry provision could ever be enacted. ठीक है, ये भी आपका एक पॉइंट रहेगा। एक और फोर्थ पॉइंट जो कि आप अगेंस्ट वाले सेक्शन में डाल सकते हो वो ये है कि इंडिया में ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, है ना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपका ऑलरेडी है, ठीक है, फिर आपका पॉक्सो है ना, ऐसे अलग अलग प्रोविजंस जो हैं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं विमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये प्रोविजंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनकी वजह से भी मैरिटल रेप जो है वो क्रिमिनलाइज नहीं हो रहा है। फोर्थ पॉइंट आपका ये है, ठीक है। इस तरीके से कुछ 4-5 पॉइंट्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे अगेंस्ट में भी, है ना, ठीक है। फिर देखो, वी मस्ट टैकल मिसयूज थ्रू रोबस्ट इन्वेस्टिगेशन एंड द जुडिशियल प्रोसीजर्स, नॉट बाय डिनाइंग अ फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस। ये आप कंक्लूजन में एज इट इज यूज कर लेना, ठीक है, ये कंक्लूजन में एज इट इज यूज हो जाएगा। फिर यहाँ पर ठीक है, इतना काफ़ी आपके लिए, है ना, इतने में आप कंफर्टेबली जो है कंक्लूड कर पाएंगे, ठीक है। अब हमारा लास्ट बचता है एक और, ये आपका छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पे, इंडिया रशिया लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट, है ना, ये आपका लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट है। इसको आपके एडिटर ने जो है वो कंपेयर किया है यूएस के साथ, जो हमारे लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट है उनके साथ में, है ना। तो इसको देखो एक बार, इसमें इन्होंने साइन किया है, अभी अभी जो रिसेंट मीटिंग हुई थी उसमें रिलोज साइन हुआ है, ठीक है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट वॉज रेटिफाइड बाय बोथ हाउसेस ऑफ रशियन पार्लियामेंट बिफोर रिसीविंग प्रेसिडेंशियल अप्रूवल, ठीक है। तो ये आपका रिलोज जो है ये क्या करता है, इट विल फैसिलिटेट द म्यूचुअल यूज ऑफ एयर स्पेस बाय रशियन एंड इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड हैज़ प्रोविजंस रिलेटेड टू पोर्ट कॉल्स बाय वॉरशिप्स ऑफ बोथ कंट्रीज, ठीक है। और इसमें रशिया को फ़ायदा होगा, रशिया को क्या क्या मिलेगा कि इट इज़ डिज़ाइन टू रेगुलेट नॉट ओनली द डिस्पैच ऑफ ट्रूप्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट बट ऑल्सो द लॉजिस्टिक्स एसोसिएटेड विद सच डेवलपमेंट, जैसे कि सर्विसेज दैट मे बी रिक्वायर्ड व्हेन फोर्सेस फ्रॉम ईदर कंट्रीज ऑपरेट ऑन अदर्स टेरिटरी, ठीक है। इसमें अलाउ क्या क्या किया गया है, इसमें चीज़ें जो अलाउ की गई हैं, जैसे कि रशियन मिलिट्री, है ना, रशियन मिलिट्री जो है आपकी वो क्या एक्सेस कर सकती है इसके थ्रू, इंडियन पोर्ट्स को एक्सेस कर पाएगी, एयरफील्ड्स को फॉर रिफ्यूलिंग पर्पसेस, ठीक है, उनके एयरक्राफ्ट को अगर रिफ्यूलिंग की ज़रूरत है, रिपेयर के लिए, ऑपरेशंस के लिए, ठीक है ना। एंड रिलोस विल दस इंस्टीट्यूशनलाइज रशियन फोर्सेस इन द इंडियन ओशियन, के पास भी एक्सेस मिल जाएगा, एंड रशियाज पोजीशन इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है। अल्टीमेटली इसमें ये आपका कहना चाहते हैं कि रशिया को जो है पोर्ट फैसिलिटी, सपोर्ट फैसिलिटी, रिफ्यूलिंग फैसिलिटी, रिपेयर फैसिलिटी, सारी फैसिलिटीज़ इंडियन पोर्ट्स के थ्रू अवेल हो जाएंगी, प्लस रशिया को जो है एक एक्सेस भी मिल जाएगा थोड़ा सा इंडियन ओशियन की तरफ। इससे रशिया का एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रिफ्लेक्ट होता है इन दी मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है। और रिटर्न में व्हाट इंडिया विल गेट, है ना, इंडिया को जो है वो आपका एक्सेस मिल जाएगा कहाँ पे, आर्कटिक में। रशिया को एक्सेस मिल रहा है इंडो पैसिफिक में, इंडिया को मिल रहा है आर्कटिक में। इंडिया को क्या क्या अवेल होगा देखो, है ना, इंडिया को रशिया के जो एयर और नेवल बेसिस हैं व्लादिवोस्तोक से लेके मुर्मांस्क तक, ये कहाँ पे, ये आर्कटिक में आपका पोर्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर रिफ्यूलिंग रिपेयर्स, ये आपका प्लेसेस इन न्यूज़ में भी आ सकता है, ठीक है, रिफ्यूलिंग के लिए, रिपेयर्स के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एंड बूस्टिंग ऑपरेशनल रीच एंड रेडीनेस, ठीक है। इन चीज़ों को जो है इंडिया जो है वो अवेल कर सकता है कहाँ से, 40 रशियन बेसेस आर देयर दैट विल हेल्प इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स टू ऑपरेट फर्दर फ्रॉम होम ड्यूरिंग लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है एज सच, आपको ऑटोमेटिकली ये रीड कर देने से ही समझ आ रहा होगा, है ना। और ये कौन सी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं हम इन फैसिलिटीज़ को, जो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को एक्सचेंज में दे रही हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के टाइम पे, डिज़ास्टर रिलीफ के टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस जब दोनों कंट्रीज़ की होती हैं उस टाइम पे, ठीक है, और कुछ ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ जो है वो म्यूचुअली अग्री कर रही हैं, यानी कि वॉर के केस में भी,
ठीक है, दोनों कंट्रीज अगर म्यूचुअली अग्री कर रही हैं तो उस टाइम पे भी यूज हो सकता है। ठीक है, चलो, है ना। अब इन्होंने यहाँ पे बताया है इंडिया इज कीन ऑन इन्वेस्टिंग। इसका फायदा क्या होगा, इंडिया जो है इन पोर्ट्स, तब पोर्ट्स पे जब इंडिया को एक्सेस मिल जाएगा तो इंडिया की जो आर्कटिक रिसर्च है, आर्कटिक ओशियन की, अबाउट इट्स नेचुरल गैस रिजर्व्स, मिनरल्स, अनटैप्ड मेरीटाइम रूट्स, फिर आपके लॉजिस्टिक्स, एक्सेस टू नेवीज एबिलिटी टू प्रोटेक्ट सी लेन्स एंड सपोर्ट कमर्शियल रूट्स, ठीक है, इन सभी पर्पसेस के लिए इंडिया जो है अब फर्दर जा पाएगा। प्लस इन्होंने इसको कंपेयर किया हुआ है यूएस के साथ में। यूएस के साथ क्या है, लेमोआ इज देयर, कॉमकासा इज देयर, बीका इज देयर। मैं शॉर्ट में ही रीड करी हूँ क्योंकि इन चीज़ों को आपने स्टैटिक में पढ़ा होगा। एंड द डिफरेंस जो इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया वो ये है कि रशिया के साथ में मोस्टली जो चीज़ें हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू यूएसए, है ना, तो यूएसए के साथ जो हमारे ये 4 पैक्ट्स हैं, 4 आपके मिलिट्री के जो पैक्ट्स हैं, वो कम्युनिकेशन एंड इक्विपमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, है ना, ठीक है, मिलिट्री टैक्टिक एक्सचेंज, है ना। तो मतलब रिफ्यूल से लेके वन अनदर्स मिलिट्री बेसिस एंड गेट सप्लाई स्पेयर पार्ट्स सर्विसेज फ्रॉम ईच अदर्स लैंड फैसिलिटीज, एयर बेस एंड पोर्ट्स, एंड हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज भी, ठीक है। तो यानी कि इंडिया और यूएस का जो है, इंडिया और यूएस का जो लॉजिस्टिक्स फ्रेमवर्क है वो ब्रॉड है एज कंपेयर टू इंडिया और रशिया का, ठीक है ना। इसमें बीका भी है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन होगा, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन, हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपके सिक्योरिटी टैक्टिक्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपके इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे वो हमने यहाँ पे कवर अप जो है वो कर लिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, फाइन। चलो, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। एंड अब हम इसके बाद मिलेंगे आपका नेक्स्ट वीक को, जब सैटरडे को या मंडे को, जब भी आपकी नेक्स्ट वीक के जो एडिटोरियल्स होंगे उनकी वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच।